आदाब। पिछले 75 साल से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है उसका जो सबसे बड़ा कानून मेरे हिसाब से है वो है फ़ियर ऑफ अननोन, कि हमें लगता है हर वक्त के कुछ ना कुछ हो जाएगा, हर चीज़ में साजिश नज़र आती है। ये जो आदमी उल्टा चल रहा है तो ये सीधा क्यों नहीं चल सकता, और ये जो सीधा जा रहा है तो आखिर सीधा क्यों जा रहा है, कुछ भी हम सोच सकते हैं। तो ये जो हमारी नफ्सियात बन गई है उसमें ये होता है कि हुकूमतें, नॉर्मल बात है कि कानून साजी करती हैं, दुनिया भर में करती हैं, एक्ट्स बनाती हैं, उनमें तरमीम भी करती हैं वक्त गुजरने के साथ साथ। लेकिन हमारे यहाँ कुछ कवानीन ऐसे हैं कि उनको अगर हाथ भी लगाया जाए तो आँखें गोल गोल घूमने लगती हैं, बिलखुसूस मीडिया की। आज हमारा मौजू है आर्मी एक्ट। देखने में 105 सफ़े का मुसव्वदा है जो 13 मई 1952 से लागू है, और ये मुसल्लह अफवाज की जो तीनों शाखें हैं उनके सर्विस रूल्स को और उनके रिटायरमेंट को, उनके बेनिफिट्स को, उनके डिसिप्लिन को, सबको रेगुलेट करता है। और 52 से लेके अब तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, किसी ने कोई ना कोई ज़रूरत के हिसाब से इसमें तरमीम भी की है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, एक जानिब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जो एक से ज़ायद मरतबा जिनकी तरफ से ये बात हो चुकी है कि उनका एक्सटेंशन लेने का कोई इरादा नहीं है और वो इस वक्त गैरेशंस के अलविदाई दौरे कर रहे हैं। लेकिन इस मौके पे आर्मी एक्ट, उसमें एक तरमीम की ख़बर पिछले 4-5 दिन से गर्दिश कर रही है। काबीना उसकी मंजूरी देगी। आज वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भाई इतना उतावला होने की ज़रूरत नहीं, ये मामूल की कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सर्विस रूल्स बनाने के लिए हमें जो हुक्म दिया था उसकी रोशनी में हम ये तरमीम कर रहे हैं। लेकिन चूँकि मौसम तब्दीली का है, इसलिए उनकी बात पे आधा यकीन हो रहा है, आधा यकीन नहीं हो पा रहा है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हमने कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब, मुमताज़ कानूनदान हैं, उन्हें ज़हमत दी है कि हमें आर्मी एक्ट की फ़ारसी समझाएं। बिलखुसूस ये जो बाब 15 है और उसकी शिक नंबर 176 है जो वफाकी हुकूमत को इस एक्ट में तरमीम का और अमल दरामद की ज़वाबित बनाने का इख्तियार देती है। कर्नल साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो इस वक्त जो कंट्रोवर्सी तो खैर मैं नहीं कहूँगा, जो बहस का मौजू है वो ये जो शिक है, उसके मुताबिक ऑलरेडी इसमें आखिरी जो तरमीम 2020 में हुई थी उसके मुताबिक वफाकी हुकूमत तकर्रुरी, दोबारा तकर्रुरी, किसी भी फ़ौजी अफसर की मयाद में तोसी, रिटायरमेंट, रिलीज़, डिस्चार्ज, ओहदे से हटाने या बरतरफी से मुताल्लिक़ ज़वाबित बना सकती है, और ये ज़वाबित चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन पे भी लागू होंगे। जो बुनियादी तौर पे अब जो इसमें इंसर्शन आया है वो सिर्फ 2 चीज़ें आई हैं। लफ्ज़ इस्तीफ़ा वो उसको इंसर्ट किया गया है, और रिटेंशन यानी ओहदे पे बरकरारी को किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। बज़ाहिर हमें ये बड़ी मासूम सी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन वो जो वक्त है ज़ाहिर है कि उसने इस चीज़ को थोड़ा सा ख़बरी शक्ल दे दी है। आपके ख़्याल में हमें इसको एक नॉर्मल सूरत हाल के तौर पे लेना चाहिए कि एक्ट है तो तरमीमें होती रहती हैं? दरअसल बात यह है कि वो बात वही आप वाली दुरुस्त है कि जैसे हालात हैं, इस हालात के अंदर एक नई चीज़ का इस तरह आ जाना, उससे बड़ी कंट्रोवर्सी होती है और बेशुमार बहस चल निकलती है। लेकिन इसकी तरफ मैं आने से पहले एक बड़ी अहम तरीन बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये खराबी हमारे अंदर आई जब फील्ड मार्शल अयूब खान साहब ने मार्शल लॉ लगाया जी। मैं एक बड़ी अहम बात आपको बताता हूँ। अयूब खान ने जब मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने एक मार्शल लॉ का ज़ाब्ता जारी किया जिसमें उन्होंने कह दिया कि किसी हाई कोर्ट के पास इख्तियार नहीं होगा कि मार्शल लॉ के मैटर्स में उससे हमसे पूछ सकें। कोई शहरी इनको चैलेंज भी नहीं कर सका हाई कोर्ट में, और कोई सरकारी मुलाजम आर्मी का वो भी अपनी टर्म एंड कंडीशन हाई कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकता। ये चीज फिर हाई कोर्ट के रेगुलेशन में, रूल्स में भी लिख दी गई और तमाम जजेस को बता दिया गया कि ये सेक्रेट चीजें हैं, इनके ऊपर आपने कोई सवाल करना। और जिसका नतीजा ये निकला कि कोई भी आर्मी अफसर जिसको सर्विस से निकाला जाता वो भी हाई कोर्ट में नहीं आ सकता था।
बाद में जब अयूब खान साहब आ गए और उन्हें 56 का आइन उसको उन्होंने खत्म कर दिया, उसमें ये दिया हुआ था कि एवरी सिटीजन कैन अप्रोच टू द हाई कोर्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द आर्मी अफसर, एनीथिंग कैन बी चैलेंज। इंडिया में भी यही था, 48 का जो आइन था उसमें भी एनीवन कैन अप्रोच टू द हाई कोर्ट, अभी भी उसी तरह ही है। लेकिन अयूब खान ने जब अपना 62 का कॉन्स्टिट्यूशन ले आए तो उन्होंने यही मार्शल लॉ का रेगुलेशन 62 के आइन के अंदर लेकर आ गए। फर्स्ट टाइम आइन में अंदर आ गया कि नो पर्सन ऑफ द आर्मी कैन अप्रोच टू द कोर्ट फॉर हिज राइट्स, एंड सेकंड नो नथिंग कैन बी चैलेंज, आर्मी से को पूछ ही नहीं सकता। इससे आर्मी बिकेम एक ऐसा अदारा बन गया जिसके बारे में आप हाई कोर्ट तो जा ही नहीं सकते, हालांकि वो लिमिटेड था टू दी मेंबर्स। अब उन्हें इस पे जजेस ने ये जान लिया कि भाई हम तो इस फौज के किसी मामले में किसी से पूछने का भी इख्तियार हमें तो नहीं है। फिर भुट्टो साहब तशरीफ लाए। भुट्टो साहब से ये बहुत बड़ी गलती हो गई, वो असल में उन्हें को 1 दर्जन के करीब जनरल्स को फौज से निकालना था टेक ओवर के बाद, तो उन्होंने रियलाइज किया कि यार ये फिर कोर्टों में न चले जाएं। तो 73 का जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है 71 के बाद जो आया उसमें भी उन्होंने ये क्लास डाल दी 68 वाली कि नो आर्मी पर्सन कैन अप्रोच टू द हाई कोर्ट, और आर्मी का किसी ट्रायल को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। तो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 199 जिसके तहत हम रिट दायर करते हैं उसके अंदर 3 एंड सब क्लास 5 डाल दी गई, जिसको कहते हैं बार इन दी क्लास, और बता दिया गया कि भाई आर्मी मैटर कैन नॉट बी ब्रॉट इन एनी कोर्ट, किसी कोर्ट में भी नहीं आ सकता। तो ये इससे एक आर्मी को एक ऐसा एहसास हो गया, दुनिया में किसी फौज में ये नहीं है कि कोई आदमी कोर्ट में भी ना जाए और कोई चैलेंज भी ना करे। यहाँ जब आपने आइन के अंदर ये बात लिख दी और कोर्टों ने भी तय कर लिया कि जनूब की तरफ हमने जाना ही नहीं है ना, जैसे एक शहजादी की कहानी हम पढ़ते हैं कि भाई जनूब की तरफ जाओगे तो पत्थर के बन जाओगे। तो आई वॉज द फर्स्ट वन जब ये एक्सटेंशन कियानी साहब की हुई, जबकि उनकी उम्र भी 30 से 60 से ज्यादा हो गई थी, तो आई चैलेंज इस एक्सटेंशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट भेज के जी हमारा तो फोरम ही नहीं है, आप नीचे हाई कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट ने 199 के तहत डिसमिस कर दी पिटीशन कि जी ये तो बार है, आप चैलेंज ही नहीं। मैंने कहा भाई चैलेंज तो मैं तब करूं अगर वो सर्विंग हो, कागजों के हिसाब से आर्मी एक्ट में एक्सटेंशन का तस्वर नहीं है, इनकी उम्र मुबारक 60 से ज्यादा हो चुकी है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज ही इज एन एलियन। तो वो उस वक्त डिसमिस हो गई, उन्होंने एंटरटेन ना की, अपील में भी नहीं हुआ। अब ये पहली दफा जब ये चैलेंज हुआ तो खोसा साहब के पास, और वाकई फिर वही बात आई कि एक्सटेंशन का तो लफ्ज ही नहीं दिया आर्मी एक्ट में। जहां तक ये रेगुलेशन है, फेडरल गवर्नमेंट एम्पावर है रेगुलेशन बनाने का, लेकिन उस चीज के रेगुलेशन बनाएगा जो ऑलरेडी एक्ट में दिया होगा। एक्ट के अंदर अगर एक्सटेंशन नहीं है तो रेगुलेशन भी नहीं बना सकते थे। इसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये कानून साजी करें, और वहां भी यही इशू हुआ कि जो अनवर मकसूद साहब थे, मंसूर साहब डिप्टी अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा जी जनरल की तो एज ऑफ रिटायरमेंट ही नहीं होती, वो खुद ही फैसला करते हैं कि आज मैंने रिटायर होना है। तो खोसा साहब ने उनसे पूछा, मैं कोर्ट में मौजूद था, उन्होंने कहा यार जहांगीर ये अपना राहिल शरीफ साहब कैसे चले गए? उन्होंने कहा सर उन्होंने एक दिन बताया कि आई एम रिटायरिंग, और वो रिटायर हो गए, हमने आर्मी चीफ लगा दी। तो आई प्रेजेंटेड अ बुक, आर्मी रेगुलेशन की किताब, कि ये वो सर किताब है, इसके अंदर पूरा सर्विस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वन हैज टू रिटायर और एज भी दी हुई है। उन्होंने किताब खोली और उन्होंने कहा भाई ये तो प्रॉपर प्रोसीजर दिया हुआ है, और जनरल साहब की तो एज आज पूरी हो चुकी है, ही स्टूड रिटायर्ड टुडे। उन्होंने फिर आगे एक कानून साजी की और कहा जी आप इतने दिनों में कानून बना लें, क्योंकि कानून पार्लियामेंट बनाएगी, आप खुद से रेगुलेशन नहीं बना सकते जैसे आप बनाते रहे हैं, क्योंकि ये तब रेगुलेशन बनाएंगे अगर एक्सटेंशन का वहां कानून। तो मैं समझता हूँ रिटेंशन का भी कोई कानून नहीं है आर्मी एक्ट में, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रिटेंशन। अगर आप बना रहे हैं तो अगेन यू विल गो टू द पार्लियामेंट, और अगेन पूरा स्ट्रक्चर तबाह होगा, क्योंकि इसका नुकसान ये हो जाएगा कि जो आने वाला आर्मी चीफ अभी आया ही नहीं है, हूसोएवर ही वुड बी, उसको अभी से हम मुतनाज़ा बना देंगे कि ये किसी गेम के नतीजे में आया, किसी कॉन्स्पिरेसी के नतीजे में आया, कोई समरी नहीं बनी। तो यहाँ मैं इसीलिए आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि डॉन की एक रिपोर्ट है, उसमें एक रिटायर्ड डिफेंस सेक्रेटरी का हवाला दिया गया है, और उन्होंने कहा है कि ऑलरेडी वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार हासिल है कि वो कोई भी अफसर, लेफ्टिनेंट जनरल या उससे नीचे का कोई भी अफसर जो है उसकी खिदमात गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुस्तार ले सकती है। फिर उन्होंने जनरल शुजा पाशा की 1 साल की एक्सटेंशन की मिसाल भी दी। तो जब ये ऑलरेडी इसमें मौजूद है तो ये अलग से कली फुंदना जो इंसर्शन है ये लाने की इस वक्त क्या ज़रूरत थी, रिटेंशन और इस्तीफे का लफ्ज़? ये ऐसी बात इसलिए नहीं हो सकती। देखें ना, अगर एक पाकिस्तान को अगर हम कंसिडर करें कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके अंदर एक आइन है,
उसके अंदर तो प्रेसिडेंट का भी टेन्योर मेंशन है, प्राइम मिनिस्टर का भी टेन्योर मेंशन है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी टेन्योर मेंशन है, हर एक का टेन्योर मेंशन है। ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी आदमी को इनडेफिनिट पीरियड के लिए आप, ये को किंगशिप तो है नहीं कि आप कहें जी इनडेफिनिट पीरियड के लिए समबडी इज बीइंग रिटेन्ड। ये तो प्रोसेस ही नहीं हो सकता, अभी तक तो कभी हुआ ही नहीं, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसे नहीं होता। या तो कोई मिसाल दे दें, फलां मुल्क के अंदर उसकी फलां की इतनी खिदमत थी, हाँ ये आप कानून बनाना चाहते हैं तो यहाँ कानून जो मर्जी बना लें आप तो को पूछने वाला कोई नहीं, आप पार्लियामेंट में लें और कानून बना के लोगों को बता दें। लेकिन ये कानून की मॉरल वैल्यू भी होती है जी। मॉरलिटी वाइज देखा जाए तो ऐसा कानून आप कैसे बना सकते हैं? व्हाई वी आर बिकमिंग लॉफिंग स्टॉक इन द एंटायर वर्ल्ड। चलिए एक हमारे यहाँ पॉजिटिवली इसको देखें तो हम तारीख भी बना रहे हैं। हाँ। एक तरह से, और मैंने कहा पॉजिटिवली अगर हम देखें तो हम तारीख भी बना रहे हैं ना, क्योंकि जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि दुनिया बात दरअसल वही है। हाँ हाँ, क्या तारीख बना रहे हैं जी, हम इसी तरह के चीजें कर रहे हैं और इससे तो मैं समझता हूँ मजीद तो इसका मतलब है कि अगर ये दोनों अल्फाज शामिल कर भी दें तो इसको जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेंज नहीं किया जा सकता ना। वो देखें, चैलेंज भी हो गया तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि देखें ना इस पे अभी हमारे यहाँ तो एक रवायत ये भी चल पड़ी है कि जब ये बिल उनकी एक्सटेंशन का आया तो तमाम पार्टीज ने यूनानिमसली उनको वोट दिया और बिल पास हो गया, सिवाय चंद एक एलिमेंट्स थे जिन्होंने वोट नहीं दिए, बाकी सब ने दे दिए। जो अपोज करते थे दे ऑल कास्टेड वोट। इसका मतलब है अभी भी अगर आ गया तो आप देख लीजिएगा, वोट भी सारे डालेंगे और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट भी इस पे अप्रूवल इसकी दे देंगे फौरी तौर पे। वो भी कहेंगे कि वोट भी डालेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करेंगे, हैशटैग्स भी इसके खिलाफ चलाएंगे, लेकिन वोट जरूर, आंखों में आंसू भी आएंगे। बिल्कुल कर्नल साहब, लेकिन मुझे अभी तक एक चीज की समझ नहीं आ रही, और अगेन देखिए सारी बात टाइमिंग की है ना। अब जैसे कि अगर इस वक्त मैं खांसूं तो आप लोग खौफजदा नहीं होंगे, अगर कोई 1.5 साल पहले कोविड के दौरान मैं खांसने लग जाता तो आप लोग कहते हैं कि मतलब जैसे कि किसी ने ड्रैक्युला को क्रॉस दिखा दिया हो, एकदम पिघलने लग जाते हैं। तो कर्नल साहब अगेन मुझे समझ नहीं आ रही, ये क्या कोई पर्सन स्पेसिफिक चीज लग रही है आपको, या ये आने वाले चीफ के बारे में लग रहा है? बिकॉज़ इसके ऊपर भी बहुत, या ये हुस्न इत्तफाक है, हाँ, या ये कोई एक्सटेंशन देने का 2.0 किस्म का वर्जन है? मतलब ये दरअसल उन्होंने सोचा होगा, कभी लग यही रहा कि इंस्टेड ऑफ गिविंग एक्सटेंशन, कल लोग कहेंगे जी वो तो जा रहे थे, एक्सटेंशन कैसे आ गई? वो कहेंगे जी अब उन्होंने रिटेन करने का फैसला कर लिया, रिटेंशन का आया जाएगा। साथ रिजिग्नेशन का भी डाल लिया है कि अभी अमेंडमेंट जो मैंने देखी है, जो मीडिया में आई हुई है, कि वहाँ वर्ड रिजिग्नेशन भी है। उसकी भी एक रीजन है कि अगर आपको याद है सबजादा यकूब अली खान ईस्ट पाकिस्तान में थे जी। उनको जब याह्या खान ने मिलिट्री ऑपरेशन का हुक्म दिया तो उन्हें रिजाइन कर दिया। याह्या खान ने कहा देयर इज नो रेजिग्नेशन इन द आर्मी एंड ही डिसमिस्ड हिम, वो डिसमिस हो गए। बाद में फिर उनकी जब जिया साहब आए तो उनकी मारात वगैरह बहाल हुई। तो एक ये भी है कि अगर हम, क्योंकि आर्मी में कोई आदमी खुद से रिजाइन नहीं दे सकता, ही हैज टू सीक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कह सकती है उसको कि आप रिजाइन पुट अप करें। खुद से आप नहीं रिजाइन दे सकते कि आई जस्ट गिव अ रिजाइन, आई हैव टू सीक परमिशन कि मैं रिजाइन करना चाहता हूं, देन दे विल अलाउ, कंपल्सरी सर्विस है जी। तो अभी ये भी इसमें डाल दिया गया है, तो ये नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकेंगे बाद में कि इट इज ओनली फॉर द चीफ और द चेयरमैन जॉइंट, क्योंकि आर्टिकल 25 तो कहता है कि फिर इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल, फिर सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। बेशुमार लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं जिनको बाहर जॉब ऑफर हुई है, वो इमीडिएटली रिजाइन करेंगे और इसी को ग्राउंड बना के आ जाएंगे कि वन पर्सन स्पेसिफिक लॉ तो आप बना ही नहीं सकते ना, वो तो आर्टिकल 25 के खिलाफ है। तो हुकूमत इसमें क्या फायदा देख रही है अगर वो करना चाह रही है? समझ नहीं आ रही हुकूमत को क्या उस वक्त और जी और सिचुएशन बनेगी। फिर ये सारी चीजें तो देखनी चाहिए ना, और हमें अपने सराउंडिंग में भी देखें। हमारे पड़ोस में अखबार में खबर आती है कि फलां असम्बली चली गई और नया आर्मी चीफ हैज बीन अपॉइंटेड। बांग्लादेश, श्रीलंका, सारे ममालिक में इसी तरह सिस्टम है। हमारे यहाँ इस पे पूरी इकानमी एक तरफ से सिंग हो रही है और उसके ऊपर एक ऐसी इशू के ऊपर वो कौम को लगा दिया गया है। हम जरा हटके हैं ना कर्नल साहब, एक नई अनारकी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक ब्रेक कर्नल साहब हम लेना है और फिर आ रहे हैं दोबारा। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में मुजव्वज़ा तब्दीली जो कि आर्मी एक्ट में लाई जा रही है। ये ख़बर भी डॉन अखबार ने ब्रेक की, हमारे नुमाइंदे रियाजुल हक ने इस हफ़्ते, फिर बाकिर सजाद हैं इस्लामाबाद ने, उन्होंने भी इस पर मज़ीद लिखा है। तो इसमें एक थ्योरी तो ये चल रही है, जैसे हम अभी ब्रेक में जाने से पहले भी सुन रहे थे, कि इसमें ये आर्मी चाहती है कि ये हो, ये सिविलियन गवर्नमेंट चाहती है हो, दोनों चाहते हैं, कोई नहीं चाहता।
और इसी वजह से मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ भी हैं, अफवाहें भी हैं, थ्योरीज भी हैं। बाकर ने की जो स्टोरी है ना, उससे 2-3 चीज़ें क्लियर हो रही हैं। मसलन उसका ये कहना है कि 1 नवंबर को वजारत दिफा ने ये समरी भेजी थी ये GHQ की तरफ से, और ये तरमीम जो हैं वो तजवीज़ की गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव नौयत की तरमीम। फिर वो ये कहता है कि 1 नवंबर से आज है क्या तारीख, 17। अगर ये कोई प्रेशर होता करना होता तो इस दौरान काबीना की जो कमेटी है उसका इजलास भी हो जाता और ये तरमीमें मंजूर हो जाती। तो अब मसला ये है कि ये भेज तो दी गई हैं, लेकिन हो सकता है कि जो नया चीफ आए उसके बाद ये प्रोसीजरल चूँकि मामला है तो उस वक्त हो जाए, इस वक्त ना हो। हाँ देखिए, इसमें एक और चीज़ भी है ना, आपने कहा है ना कि ये भेज भी तो दी गई थी। हाँ। अच्छा, कहाँ से भेजी गई हैं? बिकॉज जैसे अभी कर्नल साहब पूरी एक तारीख बयान कर रहे थे, राइट, तो उसको नजर रखते हुए ये तो नामुमकिन है ना कि खुद उन्होंने सोचा है। हाँ, मतलब ये ऊपर से आती है, आर्मी एक्ट में अगर आपने तरमीम करनी है तो आपको बताया जाता है कि यार आपने ये या मशवरा या आमतौर से वो भी सजेस्ट करते हैं कि सजेस्ट किया जाता है। इसके अलावा अयाज सादिक ने भी ये वाजे किया हुआ है कि ये कई महीनों से पेंडिंग मामला थे। ये है कैबिनेट कमेटी फॉर द डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेशन केसेस, ठीक है ना। और जब ये सामने आया तो उन्होंने कहा ये इतनी चीज़ें रुकी हुई हैं जो हमें कुछ चेंजेस करनी थी, इसको भी डाल दें। 17 दिन जैसे आपने कहा हो गए हैं इस मामले को चलते हुए ना, कोई कागजी कार्रवाई चल रही है, अर्जेंसी लग नहीं रही, बल्कि जो है सर्कुलेट भी नहीं हुई है तजवीज़ का। लेकिन अगर देखें ना, अगर ये प्रोसीजरल है तो जो हमने शुरू में बात की कि ये टाइमिंग ऐसी है कि टाइमिंग की वजह से टाइमिंग तो 90% है ना। वरना देखें ना, अच्छा थोड़ा जो है कंफ्यूजन वो इस वजह से भी हुई कि ख्वाजा आसिफ साहब ने मुख्तलिफ बयान दिए, पहले क्या कहा नहीं हो रहा, फिर कहा हो रहा है, फिर कहा हो रहा है लेकिन इसकी अहमियत नहीं है, लेकिन इस तरह नहीं हो रहा, नहीं हो रहा जिस तरह आप सोच रहे हैं कि हो रहा है। लेकिन जो आई थिंक जो मोटी बात है ना, जो हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो भी कार्रवाई होगी, चाहे वो ये समरी हो या वो तैनाती वाली समरी हो, वो सारा होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा हैं, लेकिन उनको भी कुछ पता नहीं होता कि हो क्या रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है ना। पाकिस्तान में प्रैक्टिकली जो है पोस्ट ऑफिस है, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस है। फॉरवर्ड एज दे सी। तो जो इसमें क्रूशियल रोल बनेगा, आई गेस वो सेक्रेटरी दिफा का ही बनेगा, जो कि एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है। और अभी मैं देख भी रहा था प्रोग्राम आने से पहले कि जो पिछले कई सेक्रेटरी दिफा हैं वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं। और वो ज़ाहिर है कि रिपोर्ट शायद मिनिस्टर को इतना नहीं करते जितना GHQ को करते हों। ये जो सारा मामला है हमारा ना, ये इसकी तरफ हमारी तवज्जो इसलिए नहीं जा रही कि इवन जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है बट आपको कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। छोड़ देना यार। नहीं देखे ना, ये कंफ्यूजन इसीलिए है यार। देखो आफ्ताब शाबान मीरानी भी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, जो भी रहे हूँ, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, एक स्ट्रक्चरल बात है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आप मिनिस्ट्री ऑफ हटा दें, डिफेंस ही काफ़ी है। तो इस वक्त जो हम जिस कंफ्यूजन में हैं वो भी इसी का। अच्छा देखो, जिस कंफ्यूजन में हम हैं वही कंफ्यूजन बनती है। अब मुझे पता है कि मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं यार इसको आप बहुत ज़्यादा बढ़ाया चढ़ा के कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। यार मतलब अगेन आप टाइमिंग देखो, ठीक है, मतलब आउटगोइंग आर्मी चीफ को इंतहाई कंट्रोवर्शियल बनाया गया, राइट। फिर खान साहब शुरू हो जाते हैं कि जी ये चोर डाकू कैसे सिलेक्ट करेंगे, मेरिट पे सिलेक्ट होना चाहिए। मुझे नहीं पता, और मेरिट भी हम तय करेंगे। मेरिट भी हम नहीं, मेरिट मतलब चोर डाकू नहीं तय कर सकते ना। इसकी भी काफी मजम्मत की है, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं एंड ऑल ऑफ दैट। फिर अब खान साहब थोड़ा सा पीछे हटे हैं कि जी हम तो बस देख रहे हैं, आपने जिसको पिक करना है कर लें। अच्छा, खान साहब को वैसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मियाँ साहब, अगर आप सिर्फ मियाँ साहब की बात करें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें आर्मी चीफ पिक करने का, कोई खास उनके फायदे में यार बात ये है, मतलब जिन्होंने जिनको उन्होंने चुना उन्होंने उनको दीवार में चुन दिया, ऐसा ही है ना। बात ये है कि अगर आप चारों मार्शलर्स देख लें, जो जाहिर है कि चीफ्स ने लगाया ना, सब जाहिर है कैसे लगे, उनमें एक पैटर्न आप देखेंगे कि जब ये तासुर टैग हुआ कि अयूब खान सिकंदर मिर्ज़ा का आदमी है, तो उसने ये टैग साफ करने के लिए सिकंदर मिर्ज़ा को साफ कर दिया। अब डराओ मत। जब याहिया खान की टैगिंग हुई तो उसने कहा सर मेरे हालात बस से बाहर हैं, तो बेहतर ये है कि आप सीनियर आदमी, आप फैसला करें। तो अयूब खान उसकी बात समझ ले। जब तस्वीरें देख के जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 7वें नंबर के जनरल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था, तस्वीरों की बनी, इस मुल्क में ये भी हुआ है, स्टैनले वॉलपर्ट को पढ़ ले आप, तो उसको ने ये
कि जी इनका झुकाव, तो जाहिर है भुट्टो साहब ने अपना आदमी लगाया तो उन्होंने फिर देखें क्या किया। इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ को, और फिर बाद में इसने नवाज शरीफ ने तस्लीम भी किया कि वो असल में फैसला मुझसे जल्दबाजी में हो गया था। अरे ये कोई कंगी बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, भिंडी खरीद रहे हो? मुस्तफा खान बेसिकली कह रहे हैं कि अनकरीब में कू होने वाला है। ना करें, नहीं यार ऐसे नहीं करें। आप देखें इवनिंगर ना बने। मैंने पट्टी बना दी, अब मैं चला दूं। दिस इज येलो जर्नलिज्म। आप वफा लो। ओके फाइन। वेलकम बैक। अच्छा, जॉयलैंड फिल्म को छोड़ें, जॉयलैंड फिल्म के साथ जो हुआ है और जो हो रहा है, अगर इस पर एंजॉयलैंड अगर इस चीज पर फिल्म बने तो वो मेरा ख्याल है कि सुपर हिट होगी, क्योंकि हर इसके अंदर आइटम फिट अप कर सकते हैं। हर दिन कोई नई ट्विस्ट आती है, फिर कोई और हुकूमत भी बीच में आ जाती है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, हुआ क्या कि एक फिल्म बनी, हम सबको पता है, और वो फिल्म सेंसर बोर्ड ने अप्रूव भी की। तीन सेंसर बोर्ड्स ने अप्रूव की। उन्होंने कहा कि सी बिस्मिल्लाह, फिर उसको चला दें बेशक। फिर कुछ लोग कंप्लेन करने लगते हैं, तो पेमरा और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री तय करती है कि जी अब इसका, और सेंसर बोर्ड कहता है कि नहीं जी वो जो हमने सर्टिफिकेट दिया था वो गलती से दे दिया था, हमें नहीं पता था कि अवाम नाराज़ हो जाएगी, हम उसको वापस ले रहे हैं। अच्छा, फिर थोड़ा काफ़ी वावेला मचता है। हमने 20 मंडे को पूरा शो किया था, और उसके बाद क्या होता है कि हुकूमत कहती है कि नहीं हम इस पर नज़रसानी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाहिर है कि इसके ऊपर एक बहुत हाई पावर्ड किस्म की कमेटी बैठनी चाहिए। तो वो कमेटी भी बनी। कमेटी में मेरा ख्याल है कि कितने वज़रा थे? 8 रुकनी कमेटी थी जिसमें 5 वजीर थे, और उन्होंने फिर बहरहाल फैसला किया कि यार मुनासिब है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो उन्होंने बहाल कर दिया। उन्होंने बहाल कर दिया। अच्छा, इस दौरान फिल्म मेकर्स के मुताबिक उन्होंने, क्योंकि जमात इस्लामी सबसे ज़्यादा इस पर कंप्लेन कर रही थी, 2 जमात इस्लामी के रुकनों को भी ये फिल्म दिखाई, और उन्होंने कहा कि जी मसला फिल्म में तो हमें कोई नहीं लग रहा, लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी ख़राब है। और टाइमिंग क्या थी कि इस वक्त ट्रांसजेंडर बिल आया हुआ था। हाँ, जाहिर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी एक्ट में तरमीम भी हो रही है, तो इस वक्त पे इस तरह की फिल्म चलाना सही नहीं है। एनीवे, हुआ क्या, फाइनली कल की बात है कि एक खबर आती है कि जी अब वो उस कमेटी ने कह दिया कि जी आप पास कर दें। ये भी बताया जा रहा है कि शायद 1-2 उसके सीन्स कोई डिलीट किए गए, या पता नहीं कौन से फिल्म किसी ने नहीं देखी, जाहिर है। और ये होता है, तो हमने कहा कि चले सही है। अच्छा, कराची में परसों, ये मैं 19 तारीख को 18-19 तारीख को ये लगने भी वाली है, शायद कल लगने वाली है। फिर क्या होता है कि पंजाब हुकूमत जाग जाती है, और शहबाज साहब तो अब नहीं है पंजाब के वज़ीर आला, लेकिन शहबाज स्पीड के साथ काम करते हैं फिर भी पंजाब की हुकूमत, और वो कहते हैं कि जी हुकूमत पंजाब ने, नोटिफिकेशन भी आई हुई है, हुकूमत पंजाब ने कहा है कि जी ये फिल्म सूबा पंजाब में नहीं चलेगी। अच्छा, इसके बाद फिर जाहिर है कि मेरी बात हुई कुछ रिलेटेड लोगों के साथ, तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी इस पर भी थोड़ी सी हम कोशिश कर रहे हैं इसको भी सेट करने का। और एक जो खबर उड़ते उड़ते आई है, 100% तस्दीक नहीं कर सकते इसकी, कि मुनिस इलाही साहब ने कहा है कि जी आप मुझे फिल्म दिखाएं और मैं कुछ करता हूं, इसके बारे में कुछ करता हूँ। तो अच्छा, ये जस्टिफिकेशन बहुत मज़ेदार है। पंजाब हुकूमत ने अपना सेंसस सर्टिफिकेट जो वापस लिया है, क्योंकि मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मुसलसल शिकायतें मौसूल हो रही थी। हलके कौन से थे, शिकायतें थी, हमें नहीं मालूम है। अच्छा, पहले बैन में भी यही कहा गया। अच्छा, मज़े की बात है कि जो मोशन पिक्चर्स ऑर्डिनेंस है 1979, ज़िया साहब के ज़माने में ये बना था, तो उसकी जो क्लास 9 है उसके मुताबिक सिर्फ 2 सूरतों में पाबंदी आयद हो सकती है किसी भी फिल्म पे। एक तो अज़मत इस्लाम और पाकिस्तान के दिफा, सालमियत और सलामती के मफाद में पाबंदी लगाई जा सकती है। अब ये फ़िल्म किसी ने नहीं देखी, और नहीं देखी उसके बावजूद जो है, अब मज़ा का खेज़ सूरत हाल ये है कि वफाकी दारुल हुकूमत में जब ये फ़िल्म कल रिलीज़ होगी तो वो पाकिस्तान की सकाफ़ती इक़दार के ख़िलाफ़ नहीं होगी। पिंडी में, जो कि पंजाब का हिस्सा, अगर ये फिल्म रिलीज़ हुई तो पाकिस्तान की सकाफ़ती इक़दार के ख़िलाफ़ होगी। और चीचा वतनी में तो मुझे याद आ रहा है कि शुतुरमुर्ग़ के बारे में कानून साजी पंजाब असम्बली ने की, कि वहाँ चूँकि कमर्शियल ब्रीडिंग उसकी शुरू हो गई थी, तो उन्होंने कहा जी कि ये एक पालतू जानवर है या परिंदा है, तो इसका गोश्त जो है उसकी तिजारत हो सकती है। सिंध में ये एग्जॉटिक बर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे शुतुरमुर्ग़ का गोश्त बेचना है तो मैं घोटकी से शुतुरमुर्ग़ को बेचारे को सादिकाबाद ले जाऊं, वहाँ ये कानूनी है, और सादिकाबाद से जैसे ही मैं घोटकी आऊँगा ये गैर कानूनी है। इस तरह की एक मज़ा का खेज़ सूरत हाल। इस पर जो इतराज़ात हुए हैं फिल्म ना देखने के बावजूद,
ये बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, चेयरमैन फिल्म सेंसर बोर्ड मोहम्मद ताहिर, उनसे बीबीसी के नुमाइंदे ने बात की। उन्होंने कहा जी कि सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब से उनकी मुलाकात हुई, तो इसमें उन्होंने कहा कि एक तो ये जो ट्रांसजेंडर बिल लाने मंजूर करवा रहे हैं, ये उसी की साजिश का एक हिस्सा है। इस तरह की बहुत बड़ी साजिश होती है। अच्छा, दूसरा एतराज़ ये था कि जो हीरो का नाम है वो है हैदर, हैदर फिल्मी नाम है हीरो, तो हमें इस पर भी एतराज़ है। तीसरा एतराज़ ये है कि ये जो हैदर साहब हैं, ये बीबा नाम के एक ट्रांसजेंडर से इनका चक्कर चलता है फिल्म में, ये हमने सुना है, सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा। तो बीबा मर्द का नाम होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मर्द की मर्द से मोहब्बत की कहानी है, जो कि हमारी अक़दार और रिवायात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये एक निज़ाम दलाइल उन्होंने बनाया। सेंसर बोर्ड के, फेडरल सेंसर बोर्ड के चेयरमैन ताहिर साहब कहते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, फिल्म तो हमने देखी है, हमें ये सवालात उठाने चाहिए। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी वो किस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं, है लेकिन इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग। हाँ, लेकिन अब इंटरेस्टिंग इसमें एक और जो मज़ीद बात है वो ये है कि अब ये पंजाब की बात हो रही है। आपने कभी पंजाब का स्टेज ड्रामा देखा है? मैंने देखा है। आपने देखा? हाँ। मैंने इन गुनहगार आंखों से देखा है, इसलिए मुझे आज मैं चश्मे पहनता हूँ। मतलब ऐसी डिशुम अपनी ज़िंदगी में आपने नहीं देखी वो। अच्छा, वो भी सेंसर वाले पास करते हैं वो भी सवाल पास। आपने नहीं देखा ना, आप में हमारी बात समझ ही नहीं सकते हम क्या। मैं समझ सकता, बहुत गर्मा गर्म बात है। मैंने पुराने ज़माने में पंजाबी फिल्में देखनी है। अरे वो कुछ नहीं, हाँ, ये आप समझें कि उसका लाइव वर्जन है, लेकिन थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक वो भी बंद कराने। वेल आई मीन मैं तो कहता हूँ कि मतलब सभी बंद नहीं, वो तो बंद होते रहते हैं, खुलते रहते हैं। उसका ताल्लुक जो है बराह रास्त मकामी थाने से होता है, और वो होता है। तो ये है अब तक के लिए जॉयलैंड की अपडेट। हाँ, लेकिन ये सिंध में तो आप देख सकते हैं। सिंध में आप देख सकते हैं। जाना है? मैं तो खाली चलते हैं, चेक करते हैं यार, ताकि मुझे भी पता लगे कि किस चीज़ को खतरा मिल रहा है, कितना। यार हम इतनी कवरेज कर रहे हैं, मुफ्त के पास तो चलो। मैं कुछ बात करता हूँ। ये हो गई ना जर सहाफत। ये ठीक है ना। हाँ, पहला जुमला बोला है तो पूरे सेगमेंट में वो भी जर सहाफत के बारे में। वक्फा ले लें, वक्फा। वेलकम बैक। अच्छा, अब हमारे मीडिया में एक रिवायत है जिसको हम प्यार से कहते हैं वॉक्स पॉप्स, और आसान अल्फाज में ऐसा होता है कि कोई इशू होता है, जैसे कि महंगाई बढ़ गई है या कोई सियासी हलचल चल रही है, तो रिपोर्टर कैमरामैन लेके माइक हाथ में थाम के बाजार में घुस जाते हैं और लोगों की राय पूछते हैं। अच्छा, मैं जानता हूँ कि आप जैसे जो बड़े सीरियस सहाफ़ी हैं वो कहते हैं कि यार इनका कोई क्या फ़ायदा है, ये बहुत फ़ायदा होता है। सहाफ़त तो नहीं, आप मानते हैं इसका फ़ायदा होता है? सबसे बड़ा कलर आता है उससे। कलर। अच्छा, कलर की आपने बात की, तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ वॉक्स पॉप्स का, क्योंकि अगर वॉक्स पॉप्स ना होते तो हमें आंटी गवर्नमेंट का नाम कभी ना सुना होता। आंटी गवर्नमेंट को आप सब जानते हैं, और सिर्फ कलर तो दूर की बात, मेरा ख्याल है कि इनका जो सियासी तज्जिया है, हाँ, ये आप किसी भी हफ्ते चला सकते हैं, किसी भी सन में चला सकते हैं, किसी भी क्या कह रही हैं चांसेस में चला सकते हैं। वो नहीं चला सकते ना, वो नहीं चला सकते। तो एनीवे, पॉइंट इज कि पॉलिटिकल जीनियस थी, और अगर वॉक्स पॉप्स ना होते तो हमें आंटी गवर्नमेंट से कम कैसे मिलती। तो अब आजकल जो हालात चल रहे हैं कि खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ, लॉन्ग मार्च चल रही है, नहीं भी चल रही, तो ये सारी जो सियासी हलचल है, इस दौरान सिटी 42 की एक रिपोर्टर ने कहा कि यार क्यों ना लाहौर के किसी चौक में जाके आवाम से पूछते हैं कि आपकी राय क्या है। और वो सोच रही थी कि शायद कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ आइटम मिल जाएगा। आइटम क्या, पूरा आइटम नंबर मिल गया। जरा देखिए। खान साहब कहते हैं मैं सेहतयाब हो जाऊं दोबारा इस्लामाबाद जाऊंगा। वो इनकी सियासत ही वो थक चुके हुए थे, उन्होंने रेस्ट करना था, इसीलिए उन्होंने पहली गोली जो पकड़ा भी किया लड़का। अच्छा। जिसको हीरो बना दिया वो भी उनका ही लड़का था। अच्छा। दूसरी बात है कि उसको पहले एक गोली लगी थी, ठीक है, फिर 2 लगी, फिर उन्होंने कहा 4 लगी हैं। उनके साथ भी जो बाकी हैं उनको भी तो गोलियां लगता थी ना पाँव में। पाँव में किसी के नहीं लगी, उसी के पाँव में लगी हैं, बाकी तो न्यूट्रल है ना। रागिर को तो लगी है गोली। जो बेचारा मर गया, करवाया काम इन्होंने, खुद ही करा लिया, खुद ही करवाया है। ये उन्होंने स्टे करना था, उनको स्टे करने के लिए ये आपको साबित हो जाएगा ये। अच्छा, क्या उन्होंने खुद ही अपने आप को गोलियां पड़वा दी? हाँ, ये स्टे है। अब ये आवाम को खराब कर रहे हैं। अच्छा, कैसे करवा सकता है? मैं कहता हूँ ये आपका हाथ है। बात सुनो, बात ना गोली एक बात तो सुनो, बात सुनो। मैं कहता हूँ ये आपका हाथ है, मैं तो पकड़ दूँ, मैं आपको 5000 देता हूँ, मैं आपके हाथ में आपको 50,000 देता हूँ। ये 22 से गोली लगी हुई तो ये गोली इधर ही। मेरी
बात सुने, इमरान खान की सियासत कहाँ जा रही है? इमरान की सियासत का कोई चक्कर नहीं, अब खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जो इसने हरकत की है ना, भाई मेरी बात सुने, कोई अपने आप को मेरे भाई जान के गोलियां नहीं डलवाता। और मैंने अपनी टांग को खुद गोली मार ली थी, ये देखे, किसी पे डाल दी थी मैंने। क्यों डाल दी पाली आपने गोली? डालना ही था ना, कोई मेरा जमीनों का रोला था। अच्छा, तो आपने खुद को गोली मार दी? हाँ, तो उसके ऊपर डाल दिया मैंने। फिर उसका क्या बना? उसको मैंने अंदर करा दिया। तो आपको मेरा अपने प्लाट पे मैंने कब्जा कर लिया। अच्छा, तो आपके दिल को कुछ नहीं हुआ कि आपने किसी को झूठे मुकदमे में फंसा दिया? नहीं, तो वैसे मान नहीं रहा था वो, प्रॉपर्टी मेरी थी, उसने कब्जा किया हुआ था। अच्छा, यही गेम वो चल रही है। ये कब हुआ ये वाकया? ये को तकरीबन 4 साल हो गए मेरे साथ। बंदा कहाँ पर अभी? बंदे को छोड़ दिया, सुलह हो गई थी, उसने मेरी जगह छोड़ दी। लेकिन बहरहाल झूठ तो आपने भी बोला। झूठ बोला ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उसने भी झूठ ही बोला है। नहीं, तो आपने झूठ बोल के मेरी कापी उसके साथ हो गई है। तो अपनी रील बता रहा है ना, अगर किसी ने उसको गोली मारनी हो तो निशाना हमेशा पक्का होता है। तो ये होती है बात कि बंदा इतना डिटर्मिन्ड हो कि मैंने अपनी दलील को सही साबित करना है, कि आपको परवाह ही नहीं है कि मेरे ऊपर पर्चा कटे। हाँ, अच्छा, जनरली अब अपने आप को बड़ा मतलब तेज समझते हैं ना, साफी लोग फन्ने खान समझते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हालांकि हमें अक्सर कख नहीं पता होता। जितना लोगों को पता होता है उतना ही हमें पता होता है। लेकिन कभी कभी फिर हम कोई ऐसा बंदा आपको टकर जाता है ये अवाम में या ऑन एयर, कि आपको भी घुमा देता है, और आपको समझ नहीं आती कि यार ये बंदा तंज कर रहा है या ये बंदा एक्चुअली सीरियसली बात कर रहा है। जैसे अभी हाल में ही भारत में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी, हमेशा ही बढ़ती रहती हैं, तो अगेन वॉक्स पॉप्स के लिए निकल आए और एक बाइसिकल सवार अंकल से पूछा कि सर आपको कितना इससे फ़र्क पड़ रहा है। तो सुनिए। कहाँ है महंगाई? मैं तो मोदी सरकार से ये गुजारिश करूंगा भी पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपये लीटर कर दे, कोई डर नहीं। कागज चुकने वाला भी मोटरसाइकिल पे चला है, और हम अमीर लोग भी मोटरसाइकिल पे चला, हमारे में मोटर कागज चुकने वाले में फर्क के रहा। 2000 रुपये लीटर तेल कर, लोगों की गाड़ियां साइड में लगेगी, हमारी गाड़ी चलेगी, तभी तो पता लगेगा हमारी अमीरियत का। अच्छा, अब ये बंदा ऊंचे लेवल का तंज कर रहा है या ये एक्चुअली इतना भक्त है कि ये बाकी ये बातें मान रहा है, किसी को नहीं पता। अच्छा, अब मीडिया का भी कभी कभी अक्सर एक अपना एजेंडा होता है, एक अपना बायस होता है। तो कुछ मतलब पिछले साल की बात है, जब किसान भारत में किसान आंदोलन हुआ था। हाँ, किसान आंदोलन चल रहा था, तो भारतीय मीडिया की अक्सरियत, क्योंकि आपको पता है कि वो मोदी के बहुत बड़े फ़ैन है, गोदी मीडिया भी कहा जाता है, और जनरली संघ परिवार को सपोर्ट करते हैं, तो एक ये एजेंडा चल रहा था कि किसी तरह इन मुजाहिरीन को शर्मिंदा किया जाए या इनको बुरी तरह से दिखाया जाए। तो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा में एक ये खबर भी गर्दिश कर रही थी कि जी ये किस तरह के किसान हैं कि इनके प्रोटेस्ट कैंप में लोग बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो वो ये असाइनमेंट मिली एक रिपोर्टर को कि आप जाएं और लोगों से ये बात पूछें, तो वो पहुंचती हैं और गलती से एक सरदारची से ये सवाल पूछ लेती हैं। जवाब सुनिए। ये कैसा धरना है जहाँ पे पिज़्ज़ा खाया जा रहा है? वो बेवकूफो, पिज़्ज़े दे थल्ले जिहड़ा क्रस्ट है ਉਹ ਆਟੇ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਗੱਤੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਤਾ ਖਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। सो कमाल है यार। अच्छा, ये सरदार जी जो है ना, इंडिया के बहुत मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है। ये है क्या? हाँ, हाँ, वाकई? हाँ। अच्छा, फिर समझ में आती है, क्योंकि मैं तो अगर जो जुगत लगाई बहुत ज़्यादा आगे से बंदे के साथ टक्कर होती तो मैं कहता कि सर आप मेरी जगह आके बैठ जाएं, कल से मैं फिर प्रोटेस्ट में ही जा रहा हूँ। तो ये कुछ कहना है आपको? मज़े की चीज़ें चलाई हैं। अच्छा हुआ कि आज हमने प्रोग्राम जो है वो एक मज़ेदार नोट पर ख़त्म किया, वरना तो हम डिप्रेसिंग बातें ही करके घर जा रहे होते हैं। तो अच्छा हो गया। ठीक है जी, कोशिश जारी है। कल तो जुमा है, कल आपकी गुफ्तगू होगी और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सुने। कल तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।